गर्मी में जुगाड़ू बहू का गटर पाइप के अंदर खेती। दोपहर का समय था। एक छोटे से घर में आरती का गृह प्रवेश हो रहा था। उसकी सास सुलोचना खुश होकर उसका गृह प्रवेश करवा रही थी। हे भगवान, आज से तो मेरे एकदम ऐशो आराम के दिन शुरू हो गए। अब मेरी बहू आ गई है, किचन से लेकर पूरे घर का सारा काम अब वही संभालेगी और मैं आराम से टीवी पर अनुपमा देखूंगी। सुलोचना बहन बिल्कुल सही कह रही हो, अब तो बस तुम्हारे आराम करने वाले दिन आ ही गए हैं। प्रणाम मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी सब वैसा ही होगा, आप बस आराम कीजिएगा। गृह प्रवेश होने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहा था। देखो आरती बहू, हमारा परिवार कोई ज्यादा अमीर या हाई फाई नहीं है। मेरा बेटा नितिन एक बहुत ही छोटी सी कंपनी में नौकरी करता है, इसलिए हमारे पास कोई बंगला या महंगी गाड़ियां नहीं है। ये छोटा सा ही घर है जिसमें बस ये 2-3 कमरे हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी आती है तो मुझे बताना और थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। मम्मी जी, आप ये सब बोलकर मुझे पराया मत कीजिए। मुझे किसी बड़े बंगले या पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस अपने परिवार के साथ अच्छे से रहना है। मुझे इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सब अच्छे से मैनेज कर लूंगी। अरे वाह बहू, तेरी ये बात सुनकर तो मेरी सारी चिंता ही दूर हो गई। नितिन, तुझे तो सच में हीरे जैसी बीवी मिली है। ऐसी 6-7 साल बीत जाते हैं। सुबह के समय था। घर के अंदर सुलोचना, राजेंद्र, नितिन और अंजलि चाय पी रहे थे। तभी आरती अपने 6 साल के बेटे चीकू को हॉल में लाती है। पापा, मैं आज से स्कूल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वो मेरी क्लास की पिंकी है ना, वो आज स्कूल नहीं आ रही है। जब वो नहीं होगी तो मेरा पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? अरे ओ मजनू, अभी से पिंकी के चक्कर में स्कूल बंद करोगे? पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े होकर क्या करोगे? अरे पापा, बड़े होकर मैं अपनी मम्मी की तरह घर के सारे काम शॉर्टकट और जुगाड़ से करूंगा ना। मम्मी देखो ना, पापा मुझे फालतू में डरा रहे हैं, जैसे पापा जी खुद बचपन में टॉप पर रहे हो। ओए मिस्टर चीकू, अब बकवास करना बंद कर और चुपचाप ये दूध का गिलास खत्म कर और स्कूल जा। मम्मी जी देखिए, ये लड़का बिल्कुल अपनी बुआ अंजलि पर गया है। दिन भर बस बातें बनवा लो इससे। अगली सुबह का समय था। घर के ठीक बाहर एक बहुत बड़ा खाली मैदान है, जहां एक बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है। ट्रक से मजदूर सीमेंट के बड़े बड़े और चौड़े गटर वाले पाइप उतार कर मैदान में रख रहे थे। राजेंद्र जी, नितिन, आरती और आसपास के कुछ लोग बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। लो भाई राजेंद्र जी, अब तो यहाँ बहुत दिनों तक भयंकर काम चलने वाला है। इतने बड़े बड़े पाइप आ गए हैं, मतलब पूरी सड़क खोदी जाएगी। अरे नहीं नहीं साहब, अभी कोई काम वाम शुरू नहीं होने वाला है। काम शुरू होने में तो अभी बहुत लंबा समय है। वो तो हमारे सरकारी गोदाम में जगह नहीं थी, इसलिए बस यहाँ लाकर पाइप रख रहे हैं। ये महीनों तक यहीं पड़े रहेंगे। पाइप वहां पर रखे जाते हैं और वहां से सब जाने लगते हैं। तभी आरती देखती है कि पाइप के अंदर एक डॉगी जाकर सो जाता है। नितिन देखो, इस डॉगी का तो फ्री का घर बन गया। वैसे ये जगह बहुत सही है। ये पाइप इतने बड़े हैं कि इनमें तो इंसान भी आराम से रूम बनाकर रह सकते हैं। अरे आरती, तुम भी ना कुछ भी सोचते हो। चलो अंदर चलो, चाय ठंडी हो रही है। चाय का समय हो जाता है। पूरी फैमिली हॉल में बैठी हुई थी। राजेंद्र जी घर के मेन दरवाजे को देख रहे थे, जो कि थोड़ा टूट गया था। नितिन बेटा, ये घर का दरवाजा तो बिल्कुल बेकार हो गया है, कभी भी पूरा टूट कर गिर सकता है। रात के समय चोर का कितना डर रहता है, इसे तुरंत ठीक करवाना बहुत जरूरी है। पापा जी, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। अब अगले महीने सैलरी आएगी तब देखेंगे। अरे पापा जी, आप लोग फालतू में क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं खुद ही इसे अभी ठीक कर देती हूँ। आरती तुरंत स्टोर रूम में जाती है, जहां एक पुरानी लकड़ी की डिजाइनर टेबल रखी थी। आरती उस टेबल की मजबूत लकड़ी को नाप कर काटती है और दरवाजे के टूटे हिस्से पर कीलों से एकदम डिजाइनर तरीके से लगा देती है। अरे बाप रे आरती बहू, ये तो कमाल ही हो गया। अरे भाई, ये दरवाजा तो पहले से भी ज्यादा मजबूत और अच्छा वाला लग रहा है। तूने तो हमारे हजारों रुपए बचा लिए। सच में मेरी बहू का दिमाग तो एकदम इंजीनियर जैसा चलता है। अगली सुबह आरती अपनी छोटी सी छत पर बैठकर प्लास्टिक के डिब्बे में मिट्टी भर रही थी। अरे आरती बहू, अभी क्या कर रही है? मम्मी जी, ये जो कबाड़ के प्लास्टिक के डिब्बे है ना, मैं इनमें मिट्टी भरकर मिर्ची, टमाटर, धनिया और पुदीना के पौधे लगा रही हूँ। पर बहू, इस कबाड़ के डिब्बों में पौधे कैसे उगेंगे? अरे मम्मी जी, बिल्कुल उगेंगे। ये डिब्बे वैसे भी कचरे में जाने वाले थे। अब जब इनमें हरी मिर्च, पुदीना उगेंगे तो बाजार से महंगी सब्जियां लाने के पैसे बचेंगे, घर का काम भी हो जाएगा और थोड़े बहुत पैसे भी बच जाएंगे। जीते रहो बहू, सच में तुम बहुत अच्छी और समझदार हो। भगवान हर घर में ऐसी समझदार बहू दे। अगले दिन शाम के समय आरती और अंजलि बाजार से कुछ सामान खरीदकर घर वापस लौट रही थी। रास्ते में उन्हें वही मैदान मिलता है जहां बड़े बड़े पाइप रखे हुए थे। देख अंजलि, कितना समय बीत गया है ना, और अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है।
भाभी ये सरकारी काम है, इन्हें होने में बहुत टाइम लगता है। पहले बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी, फिर गहरे गड्ढे खोदे जाएंगे, तब जाकर ये पाइप जमीन के अंदर डाले जाएंगे। आप देखना, अभी कम से कम 6 महीने ये पाइप यहीं धूप खाएगी। रात का समय हो गया था। सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी अचानक चीकू बेहोश हो जाता है। चीकू, अरे चीकू, क्या हुआ तुझे? अरे आंखें खोल बेटा, पापा को देखो बेटा। पापा जी देखिए ना, चीकू को क्या हो गया अचानक। चीकू मेरा बच्चा, मम्मी जी देखो ना, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? नितिन, इसे क्या हो गया? अरे चीकू बेटा आंखें खोलो। अरे नितिन देर मत कर, जल्दी से चीकू को अपने बड़े वाले अस्पताल ले जाना होगा। चीकू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, आपके बेटे चीकू को एक बहुत ही सीरियस बीमारी हुई है। उसकी हालत बहुत नाजुक है। हमें तुरंत उसका एक बड़ा ऑपरेशन करना होगा, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। और हाँ, इस इलाज और ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगेंगे। आप लोग तुरंत पैसों का इंतजाम कीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नितिन कुछ करो ना, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? अगले दिन सुबह नितिन और राजेंद्र जी मदद मांगने के लिए अपने एक अमीर रिश्तेदार रमेश के यहाँ पहुंचते हैं। फूफा जी, चीकू अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। बहुत पैसों की जरूरत है, प्लीज हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। जैसे ही मेरी सैलरी आएगी मैं पाई चुका दूंगा। अरे नितिन, तुम लोग तो सुबह सुबह यहाँ बैंक समझ कर आ गए हैं। आजकल मार्केट में कितनी महंगाई चल रही है, तुम्हें पता है? हमारे खुद के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, हमारे पास नहीं है पैसे। अब भाई जाओ यहाँ से। रमेश दरवाजा बंद कर देते हैं। नितिन और राजेंद्र भी रोते हुए अपने पड़ोसियों से मदद मांगने जाते हैं। अरे भाई राजेंद्र भाई, सुलोचना ने मुझे फोन पर सब बताया। मेरे पास इस वक्त घर में बस ये 5,000 रुपए कैश रखे हुए हैं, तुम ये रख लो। चीकू हमारा भी तो बच्चा है, भगवान उसे जल्दी ठीक करे। हाँ, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजेंद्र और नितिन पड़ोसियों से मदद मांगने जाते हैं। अरे ओ नितिन, तो यहाँ सबके दरवाजे पर रोना धोना बंद कर। तुम्हारे बच्चे की बीमारी का ठेका क्या पूरी कॉलोनी ने ले रखा है? हमारे पास कोई फालतू पैसा नहीं है, जाओ यहाँ से और अपना ये ड्रामा कहीं और करो। दोपहर का समय हो जाता है। पूरा परिवार हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। नितिन, ये लो मेरे सारे जेवर ले जाओ और इन्हें बाजार में बेच दो। जो भी पैसे मिले तुरंत डॉक्टर के पास जमा कराओ। बस मेरा चीकू ठीक हो जाना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आरती, ये तुम्हारी शादी के सेवर है, तुम्हारी माँ की निशानी है, पर मजबूरी ऐसी है कि मैं मना भी नहीं कर सकता। मैं अभी सुनार के पास जाता हूँ। नितिन वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद नितिन वापस आता है। पापा जी, जेवर बेचकर और पड़ोसियों से मिलकर भी आधे पैसे ही जमा हो पाए हैं। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि जब तक पूरे पैसे जमा नहीं होंगे तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। चीकू की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, अब क्या करें? तुम लोग फिक्र मत करो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। मेरे लिए मेरा घर मेरे पोते की जान से बढ़कर नहीं है। ईंट पत्थर का मकान तो हम फिर बना लेंगे, पर अगर चीकू को कुछ हो गया तो हम सब जीते जी मर जाएंगे। नितिन चल मेरे साथ, मैं इस घर को अभी बेचता हूँ, हमें अपने पोते की जान बचानी है। अगली सुबह पैसे इकट्ठे हो गए थे और चीकू का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। सब लोग हॉस्पिटल में लॉबी में खड़े हुए थे। सुनिए जी, हमारा तो सब कुछ चला गया, जीवन भर की जमा पूंजी और वो छोटा सा प्यारा सा घर सब बिक गया। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। सुलोचना, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अभी आप रोना बंद करो, देख लेना हमारा चीकू बहुत स्ट्रांग है। डॉक्टर अभी बाहर आकर कहेंगे कि चीकू बिल्कुल ठीक है। बस मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। तभी डॉक्टर वहां आते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, मेरा बेटा कैसा है? ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। आपका बच्चा अब खतरे से बाहर है, लेकिन हाँ, कमजोरी बहुत है, इसलिए कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रखना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद दोपहर का समय था। चीकू अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। पूरी फैमिली वापस अपने घर आती है। हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? हमारे घर के दरवाजे पर मिश्रा जी की नेम प्लेट लगी है और वो लोग अंदर अपना सामान सेट कर रहे हैं। सुलोचना, खुद को संभालो, हमने ये घर खुद अपने हाथों से बेचा है। अब चलो यहाँ से दूर चलो, अब यह हमारा घर नहीं रहा। जिस घर के कमरों में खेला बड़ा हुआ, आज उसी घर के सामने पराई बनकर खड़े हैं। दोपहर का समय हो जाता है। भयंकर तेज लू चल रही थी। पूरा परिवार सड़क किनारे खड़ा था।
अब हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा राजेंद्र जी। हमारे पास ना घर है, ना जेब में फूटी कौड़ी बची है कि हम शहर में कहीं छोटा सा कमरा भी किराए में ले सके। इस भयंकर धूप और लू में हम अपनी जवान बेटी और बीमार बच्चे को कहाँ लेकर जाएं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करेंगे। देखिए, ऐसे धूप में खड़े होना सही नहीं है, हमें कुछ करना होगा। मैं ऐसा करती हूँ, हमारे पास जो कपड़े हैं, जो साड़ियाँ, उनसे छोटा सा टेंट तैयार करती हूँ। आरती लकड़ियों से और साड़ियों से एक टेंट तैयार करती है। सब लोग उसमें बैठ जाते हैं। तभी बहुत जोर की हवा चलती है और टेंट एक तरफ से खुल जाता है। बहू, इस साड़ी के टेंट में हम कब तक रहेंगे? राजेंद्र जी, मैं तो कहती हूँ चलो हमारी पुरानी कॉलोनी के उन अच्छे पड़ोसियों से मदद मांगते हैं। अगर हमें वो कुछ दिनों के लिए अपने घर के किसी छोटे से रहने की जगह दे दे तो हमारा काम चल जाएगा। जब नितिन के पास थोड़े पैसे आ जाएंगे तो हम किराए का रूम देख लेंगे। सुलोचना, मुसीबत के समय कोई किसी को अपने घर में नहीं रखता। लोग अपनी प्राइवेसी खराब नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। पापा जी, मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई मदद करेगा। राजेंद्र और नितिन वर्मा जी के पास उनसे मदद मांगने जाते हैं। देखो भाई राजेंद्र भाई, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। तुम लोगों ने अपने पोते के इलाज के लिए अपना घर बेचा, वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है। अब ये रोना धोना बंद करो और यहाँ से जाओ भाई। वर्मा जी, बस 2-4 दिन की बात है। जैसे ही हमें कोई छोटा मोटा किराए का कमरा मिलेगा, हम तुरंत चले जाएंगे। मैंने कह दिया ना राजेंद्र जी, नो मीन्स नो। वर्मा जी दरवाजा बंद कर देते हैं। नितिन और राजेंद्र और पड़ोसियों से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। दोनों वापस उसी टेंट में आ जाते हैं। अगले दिन नितिन शहर जाता है और फिर कुछ समय बाद घर लौटता है। अब मैं क्या करूं पापा जी, किस्मत ही बिल्कुल रूठ गई है। जिस छोटी सी कंपनी में मैं काम करता था वो बंद हो गई है। सुबह से हर जगह काम ढूंढ रहा हूं, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा। हाय राम, अब कैसे गुजारा होगा? घर तो पहले ही बिक गया, नौकरी भी चली गई, जो थोड़ा बहुत राशन हमारे पास बचा हुआ था वो भी अब खत्म हो रहा है। मम्मी, मुझे इस टेंट के अंदर बहुत तेज गर्मी लग रही है और पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुझे हमारे पुराने घर वापस जाना है। मम्मी। चिकू बेटा, रोते नहीं है, हिम्मत रखो, आपकी मम्मा है ना, सब ठीक कर देगी। तभी अचानक बहुत जोर की हवा चलती है और टेंट पूरी तरह से टूट जाता है। पूरा परिवार टेंट टूटने के बाद बाहर धूप में खड़ा था। सभी बहुत परेशान हो रहे थे। पापा जी, नितिन, जरा वहाँ सामान देखो, वो जो गटर वाले सीमेंट के बड़े बड़े पाइप रखे हैं, क्यों ना हम सब कुछ दिनों के लिए उनके अंदर रहना शुरू कर दे। अरे तेरा दिमाग ठीक तो है ना? धूप ने तेरा दिमाग का दही कर दिया है क्या? हम लोग इंसान है, कोई कीड़े मकोड़े या आवारा जानवर है क्या जो उन गटर वाले गंदे पाइपों के अंदर रहेंगे? पूरी दुनिया थूकेगी हम पर। मम्मी जी, वो पाइप अभी गंदे नहीं हुए हैं, वो बिल्कुल नए हैं अभी। और अगर इस चिलचिलाती धूप में अगर हम ऐसे ही खड़े रहे तो चीकू फिर से बीमार पड़ जाएगा और हमारे पास डॉक्टर की फीस के पैसे भी नहीं है। वैसे भी अंजलि कह रही है कि यहाँ काम शुरू होने में बहुत टाइम बाकी है, तब तक हम वहाँ आराम से रह सकते हैं। जब सब कुछ ठीक कर लेंगे तो वापस कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। सुलोचना बहू बिल्कुल सही कह रही है। इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। हमें अब इन पाइपों के अंदर ही रहना होगा। पूरा परिवार उन पाइपों के अंदर रहना शुरू कर देता है। आरती वहां छोटा सा चूल्हा बनाकर खाना बनाती है और खाना खाकर सब उन पाइपों के अंदर ही सोने लगते हैं। भाभी, शाम होते ही इस मैदान में इतने बड़े बड़े मच्छर आ गए हैं कि पैरों में काट काट कर जीना आराम कर दिया है। सोने के बाद ही मच्छर हमें जिंदा भी छोड़ेंगे या नहीं? परिवार वालों को मच्छर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तभी वहां से वर्मा जी गुजरते हैं और वो परिवार वालों को पाइपों के अंदर सोते हुए देख लेते हैं। अरे भाई, कल तक जो राजेंद्र भाई कॉलोनी में बड़े मकान के मालिक बने फिरते थे, आज वो अपनी पूरी फैमिली के साथ इन गटर के पाइपों के अंदर चूहों की तरह छुपे बैठे हैं। अरे शर्म वरम सब बेच खाई क्या राजेंद्र भाई? इससे अच्छा तो कहीं डूब मरते। ओ वर्मा, अपनी ये गंदी जुबान बंद कर। हमारी मजबूरी का तमाशा बनाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? सुलोचना सही कह रही है वर्मा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज तुम लोग हमारी बेबसी पर हंस रहे हो, कल तुम पर भी यह वक्त आ सकता है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। इन बेकार लोगों के लिए अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? गुस्सा मत कीजिए। वर्मा अंकल, आपको जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए, लेकिन एक बात नोट करके रख लीजिए कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज हमारी मजबूरियां हैं इसलिए आप हंस रहे हैं, पर एक दिन देखना हमारा भी टाइम आएगा, तब हम अच्छे से हिसाब करेंगे। वर्मा जी वहां से चले जाते हैं और रात हो गई थी। सब लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मच्छरों की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही थी। उफ, इतने भयंकर मच्छर हैं।
कि ऑल आउट और ओडोमॉस भी फेल हो गए हैं। मेरे चीकू के पूरे हाथ पैर लाल हो गए हैं। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, याद आया, यहाँ एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, उसकी सूखी पत्तियां लाकर जला देती हूँ। उसके धुएं से तुरंत मच्छर भाग जाएंगे। आरती नीम की सूखी पत्तियां लाती है और चूल्हे में रखकर उन्हें जला देती है। कुछ ही देर में धुआं होने लगता है और सारे मच्छर भाग जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सारे मच्छर एक झटके में गायब हो गए हैं। वाह मेरी आरती बहू, तूने तो नीम की पत्तियों का धुआं करके इन मच्छरों पर सीधे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तू सच में बहुत ज्यादा समझदार है। थैंक यू पापा जी। अब आप लोग जल्दी से जाकर अपने रूम में पाइप में सो जाइए। अगले दिन सुबह पूरा परिवार उठ गया था और सभी एक साथ एक पाइप के अंदर बैठे हुए थे। मम्मी, हम इस खुले पाइप में रात को कैसे सोएंगे? बाहर देखो कितने भयानक कुत्ते भौंक रहे हैं। रात को ये अंदर आने वाले थे, वो तो मैं भगा दी। और रात को सोते समय कोई भी जानवर या कीड़ा मकोड़ा अंदर घुस सकता है। हमें इस पाइप को बंद करना होगा, वरना मैं तो डर के मारे मर जाऊंगी। अंजलि, तू फालतू में घबरा मत। जब तक तेरी ये भाभी जिंदा है, कोई जानवर इस पाइप के आसपास भी नहीं आ सकता। नितिन, जरा मेरे साथ आओ, मैं अभी इसका एक नंबर जुगाड़ करती हूँ। पर आरती, तुम क्या करने वाली हो? तुम बस मेरे साथ चलो, देखते जाओ। आरती और नितिन बाहर जाते हैं। आरती सड़क किनारे लगे पुराने बैनर उखाड़ती है। वो और नितिन मिलकर पाइप के पिछले हिस्से को उन मजबूत बैनरों से पूरी तरह से पैक कर देते हैं और आगे की तरफ साड़ियों का एक डिजाइनर पर्दा टांग देते हैं। लो जी सासू माँ, अब हमारे कमरे एकदम पैक हो गए हैं। पीछे से बैनर लगा दिए हैं कि ताकि कोई जानवर ना आ सके, और आगे ये साड़ियों का पर्दा। जब हम रात को सोएंगे तो इस पर्दे को गिराकर नीचे भारी पत्थर रख दिया करेंगे। अरे वाह आरती, तूने तो कमाल कर दिया। देख लिया अंजलि, तेरी भाभी के होते हुए डरने की कोई बात ही नहीं है। अब हम सब रात को आराम से सोएंगे, किसी भी जानवर का कोई डर नहीं रहेगा। कुछ समय बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। आरती बहू भूख के मारे है, अब पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जो भी थोड़ा बहुत राशन बचा है उसी से 2 सूखी रोटियां ही बना ले। इस छोटे बच्चे चीकू का चेहरा तो देखो, भूख से कैसा हो रहा है। मम्मी जी, मैं क्या करूं? अब पूरा राशन खत्म हो गया है, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं तो खुद परेशान हूं कि सबको क्या खिलाऊं। धिक्कार है मेरी ऐसी जिंदगी पर। मैं अपनी फैमिली को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। नितिन, तुम ऐसे हिम्मत मत हारो। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों एक काम कीजिए, जो पास में बड़ा वाला हनुमान मंदिर है ना, आप दोनों वहाँ चले जाइए। आज मंगलवार है, वहाँ तो हमेशा भंडारा चलता है, तो आप लोग वहाँ से थोड़ा प्रसाद ले आइए। हम सब मिलकर खा लेंगे और चीकू का भी पेट भर जाएगा। बहू बिल्कुल सही कह रही है। भगवान के दरबार से कोई भूखा नहीं लौटता। सुलोचना, चलो उठ, मंदिर से प्रसाद लेकर आते हैं। राजेंद्र और सुलोचना मंदिर जाते हैं और कुछ देर बाद पूरी सब्जी का प्रसाद लेकर आते हैं। आरती सबसे पहले चीकू को खाना खिलाती है और फिर पूरा परिवार मिलकर वो प्रसाद खाता है। रात हो जाती है। सब लोग पाइपों के बाहर उदास बैठे हुए थे। पापा जी, हमारा खुद का इतना अच्छा घर चला गया, मेरी कंपनी बंद हो गई और अभी कोई नया काम भी नहीं मिल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। हम कब तक ऐसे पाइपों में दिन काटेंगे? मुझे तो सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि हमारा ये छोटा बच्चा चीकू अभी अभी इतनी बड़ी बीमारी से ठीक हुआ है। इस धूल मिट्टी में अगर इसकी तबीयत फिर से खराब हो गई तो हम इलाज के पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो अब कुछ बचा भी नहीं है बेचने को। मम्मी जी, नितिन, आप लोग बात बात पर इतनी टेंशन क्यों लेने लगते हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, और वैसे भी जब तक मैं आप सबके साथ हूँ ना, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम मुसीबत से भी बाहर निकल जाएंगे। बस आप लोग हौसला मत हारो। बहू सही कह रही है, भगवान सब ठीक करेगा। अगले दिन दोपहर को पाइपों के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। बाहर बहुत ज्यादा लू भी चल रही थी। चीकू गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। मम्मी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, कुछ करो ना मम्मी, मुझसे यहाँ नहीं बैठा जा रहा। चीकू बेटा, रोते नहीं है, तेरी मम्मी अभी 2 मिनट में इस गर्मी को भगाती है। आरती तुरंत पाइप से बाहर भागती है। वो देखती है कि पास के मैदान में बहुत सारी सूखी और लंबी घास पड़ी हुई है। वो उस घास को उठाकर लाती है और साड़ी वाले पर्दे के आगे उसे अच्छे से टांग देती है। फिर वो पानी लाकर उस घास पर पूरा छिड़क देती है। मम्मी जी, पापा जी, अब आप सब लोग पाइप के एकदम बीच में आकर बैठ जाइए। अब बाहर की गर्म हवा गीली घास की वजह से ठंडी होकर अंदर आ रही थी। वाह मम्मी, यहाँ तो एकदम ठंडी ठंडी एसी जैसी हवा आ रही है, मजा आ गया। अरे बहू वाह, क्या दिमाग है।
बाहर गर्म हवा चल रही है और यहाँ तूने पाइप के अंदर एकदम ठंडा वाला कूलर चला दिया है। तेरी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। शाम का समय हो जाता है। आरती घास पर पानी छिड़क रही थी, तभी वहां से वर्मा जी गुजरते हैं। अरे भाई देखना जरा, ये लोग तो सच में इन गटर वाले पाइपों के अंदर ही रहने लगे। अरे राजेंद्र भाई, थोड़ी बहुत शर्म बची है या वो भी घर के साथ बेच खाई? वर्मा अंकल, अपनी गंदी जुबान बंद रखिए। शर्म हमें नहीं, आपको आनी चाहिए, जो एक मजबूर परिवार की बेबसी पर हंस रहे हैं। और रही गटर की बात, तो हम गटर के पाइप में जरूर रह रहे हैं, लेकिन हमारी सोच और नीयत आपकी तरह गटर वाली नहीं है। वक्त का पहिया अंकल आज हमारे नीचे है तो कल ऊपर भी आएगा, तब हम अच्छे से बात करेंगे। अब चुपचाप यहाँ से चलते बनिए। क्या बात है आरती, एकदम सही जवाब दिया इस इंसान को। आरती का ये जवाब सुनकर वर्मा जी वहां से जल्दी से चले जाते हैं। अगली सुबह घर में फिर से खाने को कुछ नहीं था। आरती जो और एक्स्ट्रा खाली पाइप रखे थे उनके पास से गुजर रही थी और वो खाने को कुछ ढूंढ रही थी। ओह माय गॉड, मैं ये क्या देख रही हूँ? इस सीमेंट के पाइप के अंदर ये टमाटर, हरी मिर्च और धनिया के पेड़ उग गए हैं और इन पर तो इतने अच्छे टमाटर भी लगे हैं। ये तो सच में अलग ही बात है। वैसे ठीक है, ये आज हमारे बहुत काम आएंगे। घर में कुछ खाने को भी नहीं है, आज इन्हीं से कुछ मजेदार बनाती हूँ। आरती जल्दी जल्दी वो फ्रेश टमाटर, मिर्च और धनिया तोड़कर अपने पाइप में ले आती है और उनसे ये अच्छा खाना तैयार करती है। लीजिए पापा जी, सासू माँ, आज कुदरत ने खुद हमारे खाने का जुगाड़ कर दिया है। ये एकदम ताजी टमाटर की चटनी खाइए सब लोग, और ये जो आप मंदिर से आटा लाए थे उसकी रोटी है। आज खाने का जुगाड़ तो हो ही गया है। वाह बहू, ये चटनी तो इतनी अच्छी बनी है कि कुछ कहो मत। जब पाइप में अपने आप सब्जियां उग सकती है तो मैं इन सारे खाली पाइपों में खुद ही सब्जियां क्यों नहीं उगा सकती? रात को सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। आरती सबको अपना आइडिया बताती है जो उसने सोचा था। पापा जी, नितिन, मेरे दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया है। अगर पाइप में अपने आप टमाटर और मिर्ची उग सकते हैं तो ये इतने सारे खाली पाइप मैदान में पड़े हैं, हम इनमें खुद खेती क्यों नहीं कर सकते? खेती पाइप के अंदर? आरती, तू मजाक कर रही है या गर्मी की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है? मजाक नहीं कर रही नितिन, ये पाइप अंदर से ठंडे रहते हैं। अगर हम इनमें मिट्टी भरकर खेती करें तो कुछ ही दिनों में ताजी सब्जियां उग जाएंगी। घर में खाने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा सब्जियां बचेंगी उन्हें बाजार में बेचकर हम पैसे भी कमा सकते हैं। और वैसे भी, और जो पाइप है ना, उनमें पहले ये कुछ सब्जियां लगी हुई हैं तो हम उन्हें खाकर कुछ दिन मैनेज कर लेंगे जब तक हमारी सब्जियां उगी जाएंगी। आइडिया तो बहू का एकदम सॉलिड है। खाली बैठकर किस्मत को कोसने से तो अच्छा है कि हम मेहनत करें। अगले दिन सुबह आरती और नितिन मैदान के खाली पाइपों के दोनों सिरों पर बड़े बड़े पत्थर लगाकर उनमें मिट्टी भरना शुरू कर देते हैं। ये सब करते हुए वर्मा जी उनको देख लेते हैं। अरे वाह भाई राजेंद्र भाई, अब क्या पाइपों के अंदर ही खेत खलियान बनाने का इरादा है? ये तुम्हारी बहू की कोई साइंटिस्ट है जो सीमेंट में फसल उगाएगी? अरे पागल हो गए सबके सब। ओ वर्मा, अपना काम कर जाके, हमसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। वर्मा जी हंसते हुए चले जाते हैं। सुलोचना उदास होकर आरती के पास आती है। आरती बहू, मिट्टी तो भर दी, पर अब एक बात बता, इसमें डालने के लिए बीज कहाँ से लाएगी? बीज खरीदने के लिए तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मम्मी जी, जब आरती यहाँ है तो पैसों की क्या जरूरत है? मैं भी पास वाली बड़ी सब्जी मंडी में जाती हूँ। वहाँ शाम के टाइम ठेले वाले बहुत सारे गले और पके हुए टमाटर और सब्जियाँ ऐसे ही फेंक देते हैं। हमें तो बस उनके अंदर का बीज चाहिए ना। अरे वाह, सच में बहू, तेरा दिमाग तो सच में बहुत तेज चलता है। आरती सब्जी मंडी जाती है और वहां कचरे में फेंके गए गले हुए टमाटर, मिर्ची और खीरे बीन कर ले आती है। वो घर आकर उन गले हुए टमाटरों से बीज निकालती है और उन्हें पाइपों के अंदर लगा देती है। कुछ दिनों के बाद पाइपों के अंदर छोटे छोटे पौधे हो गए थे। मम्मी देखो, हमारे पाइप में तो छोटे छोटे पेड़ भी आ गए। हाँ बेटा, पर ये जो फालतू का चारा उग गया है ना, इसे साफ करना पड़ेगा, वरना हमारे टमाटर बड़े नहीं होंगे। नितिन, अंजलि, आ जाओ, सब लोग थोड़ी साफ सफाई करते हैं अपने पाइप वाले खेत की। पूरा परिवार मिलकर उन पाइपों में उगी फालतू घास को साफ करता है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। पाइपों के अंदर जो पौधे लगे हुए थे वो बड़े हो गए थे और उनमें सब्जियां लगना स्टार्ट हो गई थी। वाह, बहू ने तो सच में गटर के पाइप में खेती करके दिखा दी। सब लोग खुश हैं। तभी चीकू अचानक खांसते हुए बेहोश होकर गिर जाता है। चीकू, अरे इसे क्या हो गया अचानक? इसका शरीर तो तप रहा है। हाय राम, मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई? नितिन, जल्दी डॉक्टर के पास ले चलने से। पर हमारे पास तो दवाइयों के पैसे भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे?
नितिन, ये लो मेरी अंगूठी। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। मैंने इसे बहुत बुरे वक्त के लिए बचा कर रखा था। इसे बेचकर तुरंत चीकू का इलाज कराओ। और सुनो, जो पैसे बच जाए ना, उनसे हम कोई ऐसा पक्का काम शुरू करेंगे जिससे रोज की इनकम हो सके। ऐसे कब तक हम सिर्फ ये सब्जियां खाकर गुजारा करेंगे? ठीक है आरती, मैं अभी चीकू को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ और तुम फिक्र मत करो, चीकू जल्दी ठीक हो जाएगा। चीकू का इलाज हो जाता है और वो अब ठीक हो जाता है। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार पाइप के पास बैठा हुआ था। आरती, चीकू के इलाज के बाद ये 3,000 रुपए बचे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन्हीं पैसों से कोई छोटी मोटी किराने की दुकान लगा लूं यहाँ सड़क के किनारे। नहीं नितिन, किराने की दुकान में हमें बहुत लॉस हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, प्रॉफिट ज्यादा। क्यों ना हम यहीं सड़क किनारे एक छोटा सा स्टॉल लगाएं। इस स्टॉल पर किस चीज का भाभी? ठंडे सैलेड और सैंडविच का। आजकल शहर के लोग डाइट और फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस है। हमारे पास घर के एकदम फ्रेश और ऑर्गेनिक टमाटर और खीरे हैं। अगर हम ये स्टॉल लगाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा स्टॉल जरूर चलेगा। अरे वाह, आइडिया तो एकदम बढ़िया है। तो कल से ही शुरू करते हैं ये स्टॉल। अगले दिन आरती और नितिन ने पाइप के पास एक पुरानी टेबल पर सैंडविच और सैलेड का स्टॉल लगाते हैं और उनका स्टॉल नॉर्मली चलने लगता है। लो कर लो बात। पहले गटर में रहना शुरू किया और अब वहीं पर खाने पीने का ठेला भी लगा लिया। पता नहीं कौन लोग इनका ये गटर का खाना खा रहे हैं। आंटी जी, गटर का खाना नहीं है, मेहनत और ईमानदारी का खाना है। और हाँ, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपनी आंखें बंद करके निकला करो यहाँ से। वैसे भी जलने वालों की आंखें जल्दी खराब हो जाती हैं। कमला ये सुनकर वहां से गुस्से में चली जाती है। कुछ दिनों बाद आरती का स्टॉल अब काफी अच्छा चलने लगा था। दोपहर के समय शर्मा जी वहां आते हैं। अरे भाई आरती बहू, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बहुत ही टेस्टी सैंडविच है। भगवान करे तुम्हारा ये स्टॉल बहुत चले और तुम लोग जल्दी से अपना खुद का घर ले लो। और हाँ बेटा, हमें माफ कर देना कि मुसीबत के वक्त हम तुम लोगों को अपने घर में जगह नहीं दे पाए। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस बुरे वक्त में आपने हमें थोड़े पैसे देकर जो मदद की थी वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बुरे वक्त में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। आप लोग तो फिर भी पड़ोसी हैं। आप लोगों ने जितना किया हम उसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे। आरती की ये बातें सुनकर शर्मा जी खुश होकर वहां से चले जाते हैं। शाम का समय हो जाता है। आरती अपने स्टॉल पर साफ सफाई कर रही थी। पास में ही वर्मा जी खड़े थे। तभी अचानक सड़क पर एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और कार में आग लग जाती है। अरे भाई भागो भागो, कार में आग लग गई। अरे अभी पेट्रोल टैंक फटेगा तो कोई नहीं बचेगा। भागो यहाँ से। अरे कोई पास मत जाओ, जल्दी से पुलिस को फोन लगाओ। अरे बचाओ बचाओ, कोई है? दरवाजा लॉक हो गया, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, बचाओ मुझे। अरे कोई तो बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कार में बहुत तेजी से और आग लग जाती है और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। आरती ये सब देखती है और जल्दी से एक कंबल को गीला करके कार के पास जाने लगती है। आरती रुक जाओ, पागल मत बनो, आग बहुत तेज है, तुम जल जाओगी। इंसान जल रहा है नितिन, और आप कह रहे हैं कि रुक जाऊं? मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। आरती जल्दी से कार के पास जाती है और गीले कंबल से आग बुझाने की कोशिश करती है और वो जैसे तैसे अंदर से हरीश को बचा कर ले आती है। हरीश को बचाने के चक्कर में वो भी जल गई थी। थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होती तो मैं राख बन जाता। सब खड़े होकर देख रहे थे पर तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। तुम सच में बहुत बहादुर हो। शुक्र है आप सही सलामत हैं। नितिन और राजेंद्र दौड़ कर आते हैं और वो दोनों हरीश को सहारा देकर पाइपों के पास ले जाते हैं और उसे पानी देते हैं। हरीश पाइपों को देखकर हैरान रह जाता है। बेटा, तुम यहाँ इन पाइपों में रह रही हो, ये तुम्हारी कैसी मजबूरी है? तुम जैसी बहादुर लड़की और ये पूरा परिवार ऐसे गटर के पाइपों में, ये सब क्या है? अरे क्या बताएं साहब, हमारे इस छोटे पोते चीकू को बहुत खतरनाक बीमारी हो गई थी। इसके बड़े ऑपरेशन और इलाज के लिए हमें अपना घर बेचना पड़ा और इसके इलाज में हमारा सब कुछ चला गया। लेकिन इस बात की खुशी है कि हमारा पोता सही सलामत है। काम धंधा छिन गया साहब, रहने को जगह नहीं थी तो इन पाइपों को अपना घर बना लिया। बस इस छोटे से स्टॉल से अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी कभी ये बच्चा फिर बीमार पड़ जाता है तो हमें और परेशानी आ जाती है। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है, मेरे लिए किया है, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। सुनो, मैं इस शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन हूँ। मेरा गांव में एक बहुत बड़ा आलीशान फार्म हाउस है जहां मैं साल में बस 1-2 बार जाता हूँ। वहां कई खेती की जमीन भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आज ही वहां शिफ्ट हो जाओ। नहीं साहब, हम आपकी मदद के बदले इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकते। हम जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। ये एहसान नहीं है बेटा, ये मेरा फर्ज है। तुम वहां पर रहो, मेरे फार्म हाउस का ख्याल रखो और वहां जी भरकर खेती करो। वो अब तुम्हारा ही घर है।
और हाँ, तुम्हारे इस छोटे बेटे चीकू के इलाज की जिम्मेदारी अब मेरी है। शहर के बेस्ट डॉक्टर से मैं इसका इलाज कराऊंगा। साहब, आप सच कह रहे हैं? क्या आप सच में हमें अपना फार्म हाउस दे रहे हैं? अगर ये सच है तो आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, सच में। बिल्कुल, मैं तुम्हें कल सुबह लेने के लिए गाड़ी भेजूंगा, तैयार रहना। और हाँ, बार बार ये मत बोलो कि मैं तुम लोगों पर एहसान कर रहा हूं। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। अगली सुबह एक कार पूरे परिवार को लेने आती है। पूरा परिवार उस कार में बैठकर वहां से चला जाता है और गांव के फार्म हाउस पर पहुंचता है। फार्म हाउस सच में बहुत ज्यादा बड़ा था और चारों तरफ बस खेत ही खेत थे। भाभी देखिए ना, ये तो सच में सपने जैसा है। यहाँ तो इतने सारे खेत हैं। अब तो हम खूब सारी खेती करेंगे। यहाँ रहने में बहुत मजे आएंगे। नितिन, देख ले, ईमानदारी और बहादुरी का फल हमेशा मीठा होता है। मम्मी जी, अब ये आरती अपने जुगाड़ से इस फार्म हाउस को शहर का सबसे बेस्ट फार्म हाउस बनाएगी। पूरा परिवार अब बहुत खुश हो जाता है। वहीं वर्मा जी पाइपों के पास खड़े थे। उनके पास अपना सामान था। उन्हें उनके बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया था।